तुम्हारे पास ऑटोमेटिक कोई टफ सिचुएशन चल के ना आ जाए तब तक तुम क्या वेट करते रहोगे? तब तक क्या तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए? तुम्हारे घर में कोई अगर तुम पर चिल्ला देते हैं, सिंपल अगर चिल्ला देते हैं तो तुम भी उल्टा चिल्ला देते हो, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। या फिर तुम्हारे फ़ोन को चार्जिंग पॉइंट में डलवा दिया, उसके बाद स्विच देना भूल गए, 2 घंटा बाद जब तुम वापस आते हो और देखते हो यह हाल है, तो इंस्टेंट तुम रिग्रेट करते हो और अपने आप को ब्लेम करते हो, गुस्सा आता है बहुत जल्द। दोस्त की सक्सेस में तुम्हें जलन होती है। अगर तुम ऐसे ही टाइप के इंसान हो तो फिर किस मुंह से अपने आप को कहोगे कि मैं स्टोइक जैसे सोच रखता हूँ? नमस्कारम मित्रों, क्या हाल? आज बात करने वाले हैं स्टोइज्म के ऊपर, हाउ टू थिंक लाइक ए स्टोइक। ठीक है, अनडाउटली कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी फिलोसफी हैं उनमें से बेस्ट एंड प्रैक्टिकल फिलोसफी है स्टोइज्म। अब जो लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं वो भी इस वीडियो को देखें, और जो पहले से पढ़ लिए हैं, बहुत वीडियोस देखे हैं, वो भी देखें, खास उनके लिए है ये वीडियो। ठीक है, बहुत काम का होने वाला है। अब देखना कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बाय नेचर प्रिविलेज होते हैं, जेनेटिकली प्रिविलेज होते हैं और स्टोइक जैसे काम करते हैं, स्टोइक जैसे बातें करते हैं, सोचते हैं, और दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो स्टोइज्म फॉलो करते हैं रियल लाइफ में, पर ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे होंगे जो बाय नेचर प्रिविलेज नहीं होते हैं, उनके लिए प्रैक्टिस की रिकमेंड होती है। अब जो लोग नेचुरली प्रिविलेज होते हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है इस फिलोसफी को कंटिन्यू करना, मतलब फॉलो करना, उसके बारे उसके आइडियाज़ को समझना आसान हो जाता है। ओके, लेकिन इतना भी कठिन और असंभव काम नहीं है, बहुत सिंपल आइडियाज़ होते हैं। लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि इस फिलोसफी को समझने के लिए हमें बहुत ज्ञानी बनना पड़ेगा, बहुत पढ़े लिखे होने की ज़रूरत है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि हर कोई कर सकता है, हर कोई। ओके, अब देखो यूट्यूब में, इंटरनेट पे, वेबसाइट में बहुत आर्टिकल मिलते हैं, बहुत वीडियोस भी मिलते हैं, और जहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज़ स्टोइज्म, कैसे करना है, और उनके स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ के बारे में बताते हैं, मार्कस ऑरेलियस के बारे में बताते हैं, जो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है, और बिल्कुल कोर प्रिंसिपल को वो समझा देते हैं, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, लेकिन पता है लोग क्या गलती करते हैं? लोग उस स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ को डायरेक्ट फॉलो करने की कोशिश करते हैं। उन्हें छोटी छोटी चीज़ें जैसे इमोशन पे कंट्रोल कैसे पाया जाए, या फिर अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, डिसिप्लिन कैसे रहना है, ये सारी बातें उन्हें ज़्यादा फैसिनेट नहीं करती। वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ के पीछे भागते हैं, और यही उनकी गलती है। क्योंकि देखो, तुम अगर हज़ारों आइडियाज़ तुम एक साथ अगर पढ़ने लग जाओगे, क्योंकि स्टोइज्म एक आइडिया तो नहीं है, वैसे हज़ारों आइडियाज़ के कम्बिनेशन है। तुम अगर एक साथ सारे आइडियाज़ को रीड करने लग जाओगे, फॉलो करने की कोशिश में लग जाओगे, तो बहुत जल्द तुम फ्रस्ट्रेटेड हो ही जाओगे, डीमोटिवेट महसूस करोगे। अंत में तुम यही सोचोगे कि शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं है और मैं बिल्कुल भी कर नहीं सकता, और इतने बड़े बड़े आइडियाज़ कौन देखेगा इसे, है ना? क्योंकि एक साथ एक पूरा बंच ऑफ आइडियाज़ तुम्हारे दिमाग में अगर इकट्ठा तुम कर लोगे तो फिर क्या सीख पाओगे तुम? ओके, बिल्कुल यही गलती लोग करते हैं, और चाहे वो कितने भी बड़े बड़े वॉल्यूम की किताब उठा के रेड पेन से मार्किंग कर ले, आज से मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन घंटा कुछ नहीं कर पाओगे तुम। नो ऑफेंस, बट इट्स ट्रू। बहुत लोग के साथ होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल साइकोलॉजी है ये। लेकिन ये जो आइडियाज़ है, ये स्टोइज्म जो है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत इजी है, लेकिन लोग इसे कॉम्प्लिकेटेड बना के सोचते हैं, इसलिए वो कर नहीं पाते। स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ से मेरा मतलब ये है कि बहुत लोग बताते हैं ना कि तुम ऐसे जियो जैसे कि आज तुम्हारा ये आखिरी दिन है, या फिर ऐसे जियो जैसे कि तुम्हारे घर में कोई नहीं है, तुम एक अकेला इंसान हो। ऐसे सोच के तुम लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, तुम सब कुछ सीख जाओगे। पर भाई ऐसा नहीं होता। ये जो आइडिया है कि ऐसे जियो जैसे तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम ज़बरदस्ती अपने आप को फोर्सफुली समझा नहीं सकते कि आज मेरा आखिरी दिन है। ये बाई प्रोडक्ट है। तुम अगर स्टोइज्म प्रैक्टिस करते आए हो तो ऑटोमेटिक ये सोच तुम्हारे दिमाग में आ ही जाएगी। तुम्हें फोर्सफुली अपने आप को समझाने की ज़रूरत नहीं है, और जो चीज़ तुम्हें फोर्सफुली करनी पड़ जाए वो वैसे तुम उस चीज़ में कंट्रोल नहीं पा लिया हो अभी तक। इसका मतलब ये है। ठीक है, समझने की कोशिश करना कि मेरा पॉइंट क्या है। दुनिया में चाहे कोई भी फिलोसफी क्यों ना हो, कुछ भी आइडियाज़ क्यों ना हो, पढ़ के देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारे सुपीरियर जो फॉर्म होता है उसे प्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए देखकर बहुत अच्छा लगता है हमें। हम अपने आप को कल्पना कर रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं कि हम एक सुपीरियर फॉर्म में खड़े हैं और बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है बहुत ही फैसिनेटिंग है, सुनकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तुम बताओ कि एक्चुअली जो बताता है ना कि एक बहुत ही फेमस कोट है कि जैसे हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन, एंड वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम। ये जो ऐसे जो कोट होते हैं तुम इंस्टा पे, फेसबुक में शेयर भी करते हो, बहुत अच्छा लगता है।
बिल्कुल ये रीज़न है कि अपने आप को तुम देख पाते हो अपने सुपीरियर फॉर्म में। लेकिन एक ऑनेस्टली बताओ कि तुम में से कितने लोग होंगे जो सच में टफ सिचुएशन, हार्ड टाइम तुम चाहते हो कि नहीं, हमें हार्ड टाइम के सामना करने के लिए मिल जाए, मौका मिले और हम स्ट्रांग बनते जाए। कितने लोग चाहते हैं? वो पढ़ते हैं, सब कुछ जानते हैं और अपने आप को सीमित रखते हैं जानने तक, लेकिन वो अपनी नॉलेज को अप्लाई करने की कोशिश नहीं करते। मन में ये कल्पना करते हैं कि ये जो सिचुएशन है हमारे साथ ना हो जाए, ना हो तो ही बेहतर है। अगर हो जाते हैं तो देख लेंगे, फेस करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन, ऐसे टफेस्ट हार्ड टाइम हमारे साथ ना हो जाए। अगर तुम ये सोच रखते हो तो फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा है ना। एक बात ध्यान से समझना, अगर तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करना है, सिर्फ ज्ञान लेना है, तो ये एक सीधा सा रास्ता होता है अपने आप को फ्रस्ट्रेट करने का। पहले तुम अपने आप को थोड़ा सा कैपेबल बना लो ताकि तुम किसी भी आइडियाज़ को फॉलो कर सकते हो। तुम कभी ऐसा सोचते हो कि जब भी तुम्हें कोई नए आइडियाज़ मिलते हैं या फिर नई रूल तुम्हें पता हो जाता है, तब तुम्हें क्या ऐसा फील होता है कि चलो इस रूल को प्रैक्टिस करके देखते हैं, एक हफ्ता या फिर एक महीना तक प्रैक्टिस करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है? पर नहीं, तुम उसे इमीडिएट डिनाई कर देते हो, रिजेक्ट करते हो, ये कह के कि चलो देखते हैं और आइडियाज़ मिलते हैं या नहीं। अगर तुम्हारे मन को अच्छा लगा तभी तुम इनके बारे में आगे सोचोगे, वरना नहीं सोचोगे। थोड़ा सा भी अगर बोरिंग है तो कोई बात ही नहीं, तुम छोड़ ही दोगे इमीडिएट। ऐसा होता कि नहीं होता? इसलिए मैं कहता हूँ किसी भी स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ को फॉलो करने से पहले उनके जो बेसिक लेवल जितने हैं, बेसिक आइडियाज़, सिंपल, वेरी सिंपल आइडिया जितने भी हैं, उन्हें पहले मास्टर करना सीखो। पहले बेबी स्टेप लेके आगे चलो, तभी वो स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ तुम एब्जॉर्व कर पाओगे और देखकर इतना डीमोटिवेटिंग नहीं लगेगा, है ना। ये जो बड़े बड़े लाइफ चेंजिंग जो भी आइडियाज़ होते हैं वो किन लोगों के लिए होते हैं? जो अपने आप पे काम कर रहे होते हैं, जो थोड़े कंसर्न है अपने आप को लेके, उन लोगों के लिए होते हैं। तुम किसी लेज़ी इंसान को अगर ऐसे आइडियाज़ को सुनाओगे, ऐसे जो बेड पे पड़े रहते हैं और पैर के ऊपर पैर ऐसे रखते हैं और कानों में हेडफोन लगा के जो सुनते हैं, उनके लिए बस टिपिकल मोटिवेशन के अलावा और कुछ भी नहीं है। और वो लोग कंटिन्यू कर भी नहीं सकते, वो बस देखते हैं, देखकर अच्छा लगता है, हाँ ठीक है देख लिए। लेकिन जो थोड़े कंसर्न होते हैं, जो अपने लाइफ को समझते हैं, वही लोग इसे कर पाएंगे और करने के लिए कैपेबल होते हैं। तुम्हारी नज़र में हार्ड टाइम क्या होता है बताओ? ये जो कहते हो ना कि हार्ड टाइम इंसान को बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, तुम्हारी नज़र में हार्ड टाइम क्या होता है? टफेस्ट सिचुएशन क्या होता है? देखोगे कि ब्रेन का जो रिस्पॉन्स है वो हर सिचुएशन में अलग अलग होते हैं। चाहे वो छोटा सा हार्ड हो, मिडिल हार्ड या फिर बहुत स्ट्रांग हार्ड, कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती हैं। लेकिन तुम्हारे लिए ब्रेन का जो रिस्पॉन्स है काइंड ऑफ सिमिलर है, क्योंकि तुमने आज तक बहुत हार्ड सिचुएशन नहीं देखे हो। जो लोग ज़िंदगी में, जीवन में बहुत प्रॉब्लम का सामना किए हैं, जो लोग हार्ड सिचुएशन देख लिए हैं, उनके लिए छोटी सी प्रॉब्लम ज़्यादा मायने नहीं रखती। लेकिन जो लोग ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देखे हैं, उनके लिए रिस्पॉन्स सेम होंगे ना। लेकिन तुम क्या वेट करोगे, तब तक इंतज़ार करोगे जब तक तुम्हें लाइफ कुछ ना सिखा दे ऑटोमेटिक, जब तक तुम्हारे पास ऑटोमेटिक कोई टफ सिचुएशन चल के ना आ जाए, तब तक तुम क्या वेट करते रहोगे? तब तक क्या तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए? सोचो, हार्ड टाइम वैसे भी तुम घर में क्रिएट कर सकते हो, और बहुत बार ऐसा होता है तुम्हारे साथ, हार्ड टाइम आता है लेकिन तुम फिलोसफी को अप्लाई नहीं करते या फिर उनके बारे में सोचते नहीं हो। तुम तभी सोचते हो जब बिल्कुल दिमाग ठंड होता है, शांत होता है, उस समय तुम बैठ के सोचते हो। लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तब तुम नहीं सोचोगे। अभी प्रॉब्लम चल रही है, अभी क्या देखे? अभी अगर तुम्हारे जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है और कोई आके तुम्हें बताता है कि व्हाट इज स्टोइसिज्म, तो तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होगा? कि अभी प्रॉब्लम चल रही है, बाद में देखेंगे, बाद में जब दिमाग ठंडा हो जाएगा तब बैठ के सोचेंगे, बैठ के पढ़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम के मोमेंट में हम कैसे समझ सकते हैं कि व्हाट इज स्टोइसिज्म, और अप्लाई भी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि तुम फिलोसफी को प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मानते नहीं हो, तुम मानते हो सिर्फ एंटरटेन, और जब बैठ के तुम शांत रहोगे तभी ये चीज़ काम हो सकती है, ऐसे तुम सोचते हो। लेकिन स्टोइसिज्म जो फिलोसफी है वो प्रॉब्लम की सिचुएशन के लिए बनाई गई है, लेकिन तुम इसे नहीं मानते। तुम्हें डर लगता है और तुम चाहे कितना भी क्यों ना पढ़ लो, प्रॉब्लम की सिचुएशन आने पर तुम वैसे ही एक्ट करते हो जैसे पहले तुम करते आए थे। है या नहीं? देखो, क्राइसिस, हार्ड टाइम, नेगेटिव सिचुएशन जीवन में आते हैं, चाहे वो छोटे स्केल में हो, बड़े स्केल में हो, मिडिल स्केल में, लेकिन आते हैं ज़िंदगी में। लेकिन ये तुम्हें तय करना पड़ता है कि तुम्हारा रिएक्शन इन चीज़ों के प्रति कैसा होगा। ओके, ये बिल्कुल तुम्हारे हाथ में होता है। और टफेस्ट सिचुएशन हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। स्टूडेंट के लिए टफ सिचुएशन एग्ज़ाम हॉल में बैठते टाइम होता है, या फिर बड़े लोग जो होते हैं, मतलब उम्र में बड़े जो भी लोग होते हैं, उनके लिए टफेस्ट सिचुएशन कुछ और हो सकती है।
तुम्हारे लिए कुछ और हो सकती है। होता कि नहीं होता? उन सिचुएशन में तुम्हारा क्या रिएक्शन रहेगा? क्राइसिस आने पे तुम अगर रोने लग जाओगे तो ये बिल्कुल एप्ट नहीं है। मतलब यू आर जस्ट चूजिंग टू डू दैट। ओके, ये तुमने चूज़ किया ऐसा करने के लिए। ऐसा नहीं कि रोने में कुछ सॉल्व हो जाएगा, लेकिन तुम्हें अपने आप को संभालने में, उस सिचुएशन में घुल मिलने के लिए टाइम बहुत लेते हो और बहुत देर करते हो। इवन तो तुम जानते हो कि ये सॉल्यूशन नहीं है, उसके बाद भी तुम करते हो। और ऐसे छोटे छोटे जितने भी टफ सिचुएशन है, तुम्हें लगता है बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उस मोमेंट तुम्हें रिएक्ट करना सीखना होगा। रिएक्ट मतलब बिल्कुल भी रिएक्ट ना करना और ऐसे ही देखना जैसे हो रहा है। उसके लिए किसी को ब्लेम मत करना कि किस लिए हो रहा है, कैसे हो रहा है। और इंसान में बहुत ही एक टेंडेंसी है, जैसे जैसे तुम्हारे घर में कोई अगर तुम पर चिल्ला देते हैं, सिंपल अगर चिल्ला देते हैं, तो तुम भी उल्टा चिल्ला देते हो, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। या फिर तुम्हारे फ़ोन को चार्जिंग पॉइंट में डलवा दिया, उसके बाद स्विच देना भूल गए, 2 घंटा बाद जब तुम वापस आते हो और देखते हो यह हाल है, तो इंस्टेंट तुम रिग्रेट करते हो और अपने आप को ब्लेम करते हो। गुस्सा आता है बहुत जल्द, जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। या फिर फेसबुक या फिर इंस्टा में मैरिड या फिर इन रिलेशनशिप स्टेटस देखकर तो तुम्हें जलन होती है, दोस्त की सक्सेस में तुम्हें जलन होती है। अगर तुम ऐसे टाइप के इंसान हो तो फिर किस मुंह से अपने आप को कहोगे कि मैं स्टोइक जैसे सोच रखता हूँ? पहले इन चीज़ों के बारे में सोचो, अपने इमोशन को कंट्रोल करने के बारे में सोचो, इन चीज़ों में मास्टरी हासिल कर लो, उसके बाद किसी स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ को फॉलो करना। अदरवाइज अगर अपने आप को डीमोटिवेट करना है, फ्रस्ट्रेट करना है, तो फिर पढ़ते रहो। पैसे हैं बहुत, खरीद सकते हो, किताब खरीदो, वीडियोज़ देखो, जो चाहे वो कर सकते हो। तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मार्कस ऑरेलियस का एक आइडियाज़ है कि तुम्हें डिफर करना आना चाहिए कि कौन सी चीज़ तुम कंट्रोल कर सकते हो और कौन सी चीज़ तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। इन दोनों में डिफरेंस क्लियरली तुम्हें देख पाना होगा, ठीक है? जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है तुम वही कर सकते हो, जो चीज़ हाथ में नहीं है, आउट ऑफ रेंज है, उसे तुम नहीं कर सकते। चाहे तुम कितना ही अपने आप को बेस्ट क्यों ना दे दो, एक बार तीर अगर निकल गई तो फिर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, है ना? पहले इसे समझना पड़ेगा। तुम्हारा जो बिहेवियर है दूसरे के प्रति, वो तुम्हारे हाथ में है, 100% तुम्हारे कंट्रोल में होने चाहिए। अगर दूसरे लोग आके तुम्हारे बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इंटरनेट पे कोई इंसान बैठ के तुम्हारे बिहेवियर को, तुम्हारे इमोशन को अगर कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम एक प्रकार से स्लेव हुए ना, गुलाम हुए ना। एक गुलाम जो इंसान होता है वो स्टोइक नहीं बन सकता। समझना इस बात को। हम इंसानों की बहुत बुरी टेंडेंसीज होती हैं। अगर पहले प्रॉब्लम होती है तो फिर हम सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचेंगे, पहले सोचेंगे कि प्रॉब्लम कैसे हुई है, किसने की है, उसके बाद क्या करेंगे, कितना नुकसान हुआ है, कैलकुलेटर लेके बैठ जाएंगे और पूरी एनालिसिस के बाद में टाइम मिले तो सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे। ये टेंडेंसीज होती हैं इंसानों में। लेकिन क्या होता, तुम अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन के बारे में सोचते, क्या सॉल्यूशन निकल के आता है, पहले तुम वो देखते, उसके बाद बैठ के जितने विश्लेषण करना है वो करते। नहीं, पहले हम लोगों को चिल्लाएंगे, ब्लेम करेंगे, हज़ारों चीज़ें करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ऐसे इंसान स्टोइक कैसे बन सकते बताओ? अगर पहले से ही सारी फ्लॉज तुम्हारे अंदर हैं, पहले इन्हें हटाओ, इन्हें रिमूव करो, वायरस की तरह रिमूव करो, उसके बाद पढ़ना, तभी तुम समझ पाओगे। और देखना कि जितने भी बड़े बड़े आइडियाज़ हैं वो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे। तुम देखते ही समझ जाओगे कहना क्या चाहते हैं ये। कुछ आइडियाज़ देखकर बहुत ही बुरा लगता है, क्या बताया इसने, इतने बड़े इंसान और ये आइडिया, लेकिन उनमें जीवन के कोर छुपा हुआ है। लेकिन देखने के लिए आंखें चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। पहले उसे डेवलप करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की, उसके बाद एडिटिंग के टाइम मुझे पता चला कि जो ऑडियो है पूरी क्रैश कर गई। सोचो कैसा लगेगा। ऐसा एक बार नहीं 2 बार हो चुका है। एक बार तो रिकॉर्डिंग बटन ही चालू नहीं किया मैंने लग गया। उसके बाद एडिटिंग टाइम पे मुझे पता चला अच्छा ये हुआ। तो अब क्या करता मैं, चलो हो गया ठीक है, फिर से स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन थोड़ा रिग्रेट होता है मन में कि वो जो वीडियो मैंने बनाई थी बिल्कुल अच्छी थी, पता नहीं इस बार कैसे ही बनेगी। लेकिन इतना भी नहीं कि मेरे मेंटल दिमाग को अफेक्ट करने लग जाए, ऐसा नहीं है। जो हो गया सो हो गया, हटाओ, अभी क्या कर सकता है उसे देखो। और पहले मैं सोचता था कि मेरी ये जो थिंकिंग है बिल्कुल बेकार की है, बहुत पहले ऐसे सोचता था। और ये थिंकिंग एक दिन में डेवलप नहीं हुई, बहुत बचपन से थी, पहले से, बहुत पहले से थी। तब मैं सोचता था कि शायद मेरी थिंकिंग सही नहीं है, कुछ रॉन्ग मेरे अंदर है। लेकिन बाद में जब मैंने स्टोइज्म के बारे में पढ़ा और इतना सब कुछ जाना, तब लगा कि नहीं, कुछ तो सही था मेरे में। और मैं इसलिए स्टोइज्म को इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि लाइफ से बिल्कुल रिलेटेड हैं और इतने प्रैक्टिकल हैं कि कोई भी कर सकता है, चाहे वो पढ़े लिखे हो या ना हो, एक बच्चा भी कर सकता है। वो अपने हिसाब से, अपने स्केल में वो कर सकता है ना? लेकिन ये छोटा चैप्टर नहीं है दोस्त, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। पूरी ज़िंदगी लग जाती है स्टोइज्म सीखने के लिए। मार्कस ऑरेलियस के बारे में तुम अगर पढ़ोगे तो फिर जान पाओगे बहुत सारी चीज़ें हैं
जो बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्कस ऑरेलियस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो, देख पाओगे बहुत नए नए आइडियाज़ तुम्हें मिल जाएंगे। बायोग्राफी से ही बहुत आइडियाज़ तुम्हें मिल जाएंगे। एक एक करके देखना कि कितना मतलब रिलेटेबल है, देख कर मज़ा आ जाएगा और सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन सीखने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक तुम प्रैक्टिस ना करते हो, है ना। ओके, चलो समाप्त कर देते हैं इसे, रैप अप कर देते हैं इस वीडियो को।